तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है, मतलब हमने बात करी थी वेरिएशन के बारे में, ठीक है, कि अकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि हमारा हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो आज हमें जहां से अपनी बात स्टार्ट करनी है वो है कि जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो कैरेक्टर्स या जो ट्रेट्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, वो कैसे मिलता है, किनके थ्रू मिलता है, ठीक है, उससे बात करनी है। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मैंडलास एक्सपेरिमेंट। क्या है, मैंडलास एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो सबसे ज्यादा, हाँ, मैंडला का जो नियम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले हम कुछ टर्म्स को सीखते जाएंगे, उनकी डेफिनेशन जानते जाएंगे, क्योंकि जब मैंडला का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें उन टर्म्स का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो तुम्हें एक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। किससे स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट हेडिंग क्या डालनी है, क्रोमोसोम। क्या डालनी है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो लिखिए क्रोमोसोम, हिंदी में भी क्रोमोसोम ही बोलते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्या होते हैं, तो देखिए, हाँ, क्या होते हैं, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, it is a thread like structure in the nucleus, in the nucleus of a cell, of a cell formed by formed of DNA, formed of DNA, which carries which carries the gene, which carry the gene, ठीक है। तो यह एक धागे की आकार का धागे के आकार का होता है, धागे के आकार का होता है जो ठीक है, जो क्या होता है, जो वो कोशिका के केंद्र के बोलते हैं ना उसको, न्यूक्लियस को, या निभा ऐसा कुछ नाम था उसका, न्यूक्लियस को केंद्र की बोलते हैं। एक और वर्ड भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो कोशिका के केंद्रक, जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जो कि डीएनए से बना होता है, और जीन को अपने साथ अपने साथ लेके जाता है, ठीक है। बात समझो कि कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका जो केंद्रक होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है वो किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए। उसके अंदर, उस कोशिका के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स। क्या होते हैं इनके अंदर, जीन्स होते हैं। और मैंने जीन्स के बारे में तुम्हें कल भी बताया था कि जीन्स वो होते हैं जो कि हमारे कैरेक्टर्स को हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर लेके आते हैं। ये एक तरह का डाटा सेंटर होता है। क्या होता है, क्या, डाटा सेंटर, जिसमें सारा डाटा क्या होता है, फीड होता है। बात समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट क्या है, जीन। नेक्स्ट क्या है, हेडिंग डालो, जीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जीन।
हाँ क्या हुआ? क्रोमोसोम या रिसेप्टर में क्या होता है? क्रोमोसोम इस तरीके के दिखते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, इस तरीके के होते हैं, पेयर में होते हैं। डीएनए पे तो शेप बदल देते हैं। हाँ स्टेप वही वही उसी में होता है हमारा, अलग अलग स्टेप के साथ होती है, ठीक है। हाँ एक अलग भी तो है, 22 ऐसे पेयर में होती है और एक अलग से होती है, ठीक है। और देखो 22 एक से 22 इधर होते हैं, तो मिला के वो 46 बनते हैं। हाँ क्या क्रोमेटिन क्रोमेटिन किसमें है? आएगा तो बता दो। हाँ चलो मैं बताता हूँ एक बार देख के। अभी आगे स्टार्ट करते हैं। जीन्स, ओ भाई इधर इधर सुन लो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू बकवास कर रहे हो। अब देखो जीन क्या है? अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, which governs the synthesis of one protein that control a specific characteristics or traits of an organism, ठीक है। क्या which governs, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? जीन एक यूनिट होती है किसकी? डीएनए की, ठीक है। जीन क्या होती है? एक यूनिट होती है डीएनए की, जो किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। और ये जो जीन होता है ये क्या करता है? ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है? एक तरह का प्रोटीन बनाता है। और वो प्रोटीन जो होता है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल करता है। जैसे कि उसके हेयर का कलर, या उसके आंखों का कलर, या उसके कॉम्प्लेक्शन, जो उसके स्किन का कलर, इन सब को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन कौन बनाता है? जीन बनाता है। कौन बनाता है? जीन बनाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लिखिए जीन डीएनए का ठीक है, डीएनए की एक इकाई होती है क्रोमोसोम के अंदर जो कि एक प्रोटीन बनाता है, जो एक विशेष लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे विशेष। हाँ नहीं रहा नहीं, ये तो विश्व एक मिनट। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, विशेष। अरे हो जाता है, ठीक है। जो एक विशेष, हाँ अब सुन लो, जो एक विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है, जो एक विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो जीन क्या होता है? एक डीएनए की इकाई होती है, ठीक है, डीएनए की इकाई होती है जो क्रोमोसोम के अंदर होती है। और ये क्या करती है? एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है। और वो प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। चाहे वो हमारी आंखों का कलर हो गया, चाहे वो हमारी बालों का कलर हो गया, या कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक वो कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है? ये प्रोटीन बना के, ठीक है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा, सोचो, अगर जीन नहीं है और जीन नहीं हो तो ये प्रोटीन नहीं होगा, अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो वो स्पेसिफिक
जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें नहीं होगा। और समझ में आ गई? हाँ डीएनए का लेंथ कितना होता है? हाँ, डीएनए का लेंथ, डीएनए का लेंथ क्या होता है? डीएनए जो स्ट्रिप होती है स्ट्रक्चर है तो फिर उसका लेंथ भी होगा। क्या वो भाई वो छोटी होगी उसका क्या कर रहे हैं आप? 2 मीटर का होता है। 2 मीटर का तो सेलेमेन 2 मीटर सेलेमेन दिखाई नहीं देता, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए फिर क्रोमोसोम। वो भी 2 मीटर का, 2 नैनोमीटर होगा भाई वो। हाँ? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो अभी मैं कितने होते हैं? हाँ, जीन तो डीएनए के अंदर होता है ना, जीन ATGS, वो 4 वर्ड सुने डीएनए के स्ट्रिप में होते हैं। ATGS हाँ, कितने जीन्स होते हैं? 4 बैंड्स होते हैं ना, वो डीएनए के जो बैंड्स होते हैं, हाँ उन्हीं को जीन्स बोला जाता है, उन्हीं में तो स्ट्रिप होता है। ये जो एक जीन है ये एक ही कोई स्पेसिफिक, हाँ एक स्पेसिफिक। अब बात करें आगे। हाँ बहुत सारे मतलब अलग अलग सेल, देखो जितने सेल होते हैं हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस, हर किसी के अंदर डीएनए होगा। ठीक है, तुम्हें पता है ना सेल के 2-3 पार्ट्स में डीएनए होता है। किस किस पार्ट में होता है? एक तो न्यूक्लियस में होता है, एक और किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्लास्टिड्स में होता है। ठीक है, डीएनए। तो डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल इधर सुनो, सबसे बड़ा क्या होता है? क्रोमोसोम। ठीक है, सबसे बड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से छोटा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से छोटा डीएनए और डीएनए से छोटा जीन। ठीक है, इस तरीके से ये है। नोट कर लिया? दिखेगा कैसे? जीन है ये पता कैसे चला कि माइक्रोस्कोप में दिखता था। हाँ, अरे नहीं, जीन का खोज पहले नहीं हुई थी। जब मैंडला ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उस टाइम तक जीन की पता नहीं थी, तो ये फैक्टर बोलता था इनको। क्या बोलता था? फैक्टर बोलता था। ठीक है, तो ये जीन के बारे में कैसे पता चला? जीन के बारे में ऐसा पता कि जैसे कोई लक्षण होता है ना जो मैच करता है, तो ये मैच कर क्या रहा है? कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हो रहा होगा कि तो जो हमारे स्पर्म्स होते हैं या जो हमारे एग्स होते हैं उनके अंदर भी तो क्या होते हैं? डीएनए ही तो होता है, डीएनए तो ट्रांसफर करते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं वो दोनों, है ना? तो उनके अंदर क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, और वही क्या करते हैं? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हमारे अंदर क्या करते हैं? चेंजेस, वो गुण हमारे अंदर डाल देते हैं। ठीक है, हाँ डीएनए का मतलब जो रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है उसका कोई साइज नहीं होगा। हाँ 2.2 मीटर ऐसे कुछ। बोलता रहा 2.2 मीटर। हाँ ठीक है भाई। भैया हाँ हाँ क्रोमोसोम्स होते हैं हाँ पेयर में होते हैं। हाँ पेयर में होते हैं। अभी तो बोले थे हाँ क्यों होते हैं? पेयर में क्यों होते हैं? क्योंकि वो अलग अलग कैरेक्टर्स को वो करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं हर किसी में, तो हर किसी पेयर में बनते हैं। वो जो ATGS वाले बनते हैं ना, पेयर बनते हैं उनके सबके। ठीक है, जैसे इसमें देख रहे हो 22 पेयर है ना, 22 पेयर है और एक अलग से है X और Y। हाँ, ये जो सेक्स रिलेशन, देखो जो 22 होते हैं वो बॉन्ड बना देते हैं, बट जो X और Y वाले होते हैं ना, ये किसके काम आते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन के काम आते हैं, जो लास्ट में। क्या ये एक वो है, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम है, इस तरीके का होता है। हाँ हाँ ठीक है, ओए बस अब मैं पढ़ा लूं। ठीक है, तो जीन्स तक हो गया, बात समझ में आ गई जीन्स तक। हाँ, अब जो नेक्स्ट देखो, जो जीन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। ठीक है, हाँ, तो जीन क्या होते हैं? 2 तरह के, एक होता है डोमिनेंट जीन और एक होता है रिसेसिव जीन। क्या होता है? रिसेसिव जीन। ठीक है, ठीक है। अब डोमिनेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये देखना पड़ेगा, चलो 1 मिनट।
भैया इसमें क्या डोमिनेंट होता है, क्या क्या वैसे डोमिनेंट का ऐसा मतलब होगा कि वो ताकतवर है, क्या है, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, हाँ, और रिसेसिव मतलब कमजोर। ठीक है, अभी बताता हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, ये तो मेन बात है। हाँ, एक बार दिया, बुक दिया, मिल गया। हाँ भाई, बात करने से अच्छा बुक पढ़ लो, हैं? पता नहीं किस बात में इतनी बातें इंटरेस्ट आ रही है तुम्हें, पढ़ने में तो कभी नहीं आता है। रेस भाई देखो, पढ़ना नहीं होता तो मत आया करो, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। हाँ हाँ, तो इसको बोलते हैं प्रभावी, क्या बोलते हैं, प्रभावी, प्रभावी लक्षण। और इसको बोलते हैं अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लिखिए भाई इनके बारे में थोड़ा बहुत। हाँ, डोमिनेंट, डोमिनेंट जीन, हाँ, द जीन विच डिसाइड, द जीन विच, यार मानोगे नहीं क्या, मैं तुझसे बोल रहा हूं, तू मान जा। हाँ बोल, क्या हुआ? जीन के दो टाइप होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, वो मैं बता रहा हूं। तो जीन विच डिसाइड, विच डिसाइड द अपीयरेंस, विच डिसाइड द अपीयरेंस, appearance of an organism, of an organism, even in the presence of an alternative, even in the alternative gene, even in the presence of alternative gene is known as dominant, is known as dominant gene, is known as dominant gene। तो डोमिनेंट जीन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जीन जो ये बात को डिसाइड करे कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा अगर वो सिर्फ एक जीन में प्रेजेंट हो फिर भी। ठीक है, मतलब उसको जरूरत नहीं कि वो दोनों जीन में प्रेजेंट हो, वो अगर किसी एक जीन में है और फिर भी वो क्या कर रहा है, किसी नए ऑर्गेनिज्म के कैसा बनेगा उस बात को डिसाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट जीन। ठीक है, मतलब ये इतना ताकतवर है कि ये एक जीन होने के बाद भी, ठीक है, एक जीन होने के बाद भी ये डिसाइड कर पा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, फिर से बोल रहा हूं कि देखो, जो हमारा डोमिनेंट जीन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी जो प्रेजेंस होती है वो सिर्फ एक में होती है। किसमें होती है? सिर्फ एक में होती है। हाँ, एक पेयर में होती है, सिर्फ एक में। ठीक है, तो फिर भी ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो इस तरीके का ही दिखेगा। फॉर एग्जांपल कि कोई जीन है वो टॉल है, क्या है? टॉल का जीन है। किसका है? टॉल का जीन है। ठीक है, बट अब जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो भी क्या बन रहा है? टॉल बन रहा है। क्या बन रहा है? टॉल बन रहा है। तो ये जो टॉल वाला जो जीन होगा वो क्या है? डोमिनेंट है। इसी वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो भी क्या है? वो भी क्या बन रहा है? टॉल बन रहा है। हाँ, उसको सप्रेस कर दिया उसने। ठीक है, देखो जीन जो होते हैं वैसे पेयर में होते हैं, दो के पेयर में। ठीक है, अल्टरनेट में प्रेजेंट है क्या? टॉल वाला। ठीक है, फिर भी ये इतना ताकतवर है कि जो नया जीन फॉर्म हो रहा है वो उसको भी क्या बना रहा है? ये टॉल बना रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? प्रभावी। क्या बोला गया है? प्रभावी। ये प्रभाव डालता है, ठीक है, उसको वो करने में। हाँ हाँ, क्या? अरे अलग अलग जीन हो भाई, किसी में भी हो सकता है। हाँ, वो दोनों जीन सब में होते हैं, बस किसी में टॉल वाला होता है तो किसी में शॉर्ट वाला होता है ना? तो रिसेसिव जीन ज्यादा होता है। हाँ, टॉलनेस और शॉर्टनेस को बताता है, किसी की हाइट लंबी होगी या किसी की हाइट छोटी होगी, उस बात को ये शॉर्ट जीन में है तो टॉल जीन जो उसको दबा देगा वो शॉर्ट, अगर वो डोमिनेंट हुआ तो। ठीक है, अगर दोनों जगह शॉर्ट हुए
तो वो हमेशा क्या बनेगा, शॉर्ट ही बनेगा, है ना। प्रभावी, ताकतवर। एक जीन जो किसी जीव की रूपरेखा को तय करे एक जीन में होने के बाद भी उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं या प्रभावी जीन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट बात करते हैं रिसेसिव की। किसकी बात करते हैं? रिसेसिव की। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अप्रभावी, ठीक है, लक्षण, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, द जीन which decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene is called recessive gene. इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा जीन जिसको अपनी ही तरह एक और जीन चाहिए, ताकि वो किसी जीव की रूपरेखा या अपीयरेंस को तय कर सके। ठीक है, एक से नहीं होगा, उसको एक और चाहिए अपने जैसा, तभी वो किसी को शॉर्ट या टॉल बना पाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक अकेला जीन काफी नहीं होता। जो रिसेसिव जीन होते हैं उनको एक और अपनी तरह चाहिए होता है, तभी जाके वो क्या कर सकते हैं, एक अपनी तरह दिखने वाले उसको बना सकते हैं। ठीक है, अपना जो जीन है, अपना जो लक्षण है वो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब दो शॉट चाहिए होंगे एक और शॉट को बनाने के लिए। समझ में आ गई? अगर दोनों शॉर्ट होंगे, दोनों जो जीन है अगर दोनों शॉर्ट होंगे, तभी जाके जो नया बनेगा वो भी क्या बनेगा, शॉर्ट ही बनेगा। ठीक है, एक लॉन्ग शॉट होगा तो लॉन्ग वाला क्या रहेगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और सबको क्या बना देगा, लॉन्ग बना देगा। लॉन्ग होता है लॉन्ग, क्योंकि इसमें दोनों ही तो है। लॉन्ग और शॉर्ट होगा तो हमेशा लॉन्ग ही बनेगा, क्योंकि लॉन्ग वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं करवाऊंगा ना, जब वो मैंडला का मोनोहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट वाला जो टेबल बनवाऊंगा ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके। अभी बस इतना समझ लो कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इतनी बात करेगा। हाँ, तो लिखो। हाँ, मतलब यहाँ पे तय कर सकते हैं, यहाँ पे ना। हाँ, अल्टरनेटिव में वही सोच रहा था। हाँ, तय करने ऐसे लिख सकते हैं कि मैं उसको एक ही जीन इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इसका समझ में नहीं आता कि अल्टरनेटिव को क्या लिखूं। अल्टरनेटिव नहीं, अट्रैक्टिव नहीं, अल्टरनेटिव है वो। हाँ, कैसे लिखो, तय करे। हाँ, अगर वहां दूसरे तरह का जीन होने के बाद भी आप सही बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक जीन जो किसी जीव की रूपरेखा को तय करे, अगर वहां दूसरे तरह का जीन होता है, होने के बावजूद भी ऐसे लिख देना। ठीक है, लिख लेने यार, छोड़ दे यार मेरे को, होने के बावजूद भी। ठीक है, हाँ सही है। अब ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अभी ये लिखो। हाँ, एक जीन जो किसी जीव की रूपरेखा
को तय करे केवल तब जब उसकी तरह दूसरा जीन भी वहां पर उपस्थित हो उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। सिंपल इंग्लिश हो तो उसको ट्रांसलेट करना ज्यादा आसान होगा, साइंटिफिक इंग्लिश को ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें टर्म्स ऐसे होते हैं। वो भ्रूण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं भूल गया था, भ्रूण ही लिखना है। एम्ब्रियो को भी भ्रूण कहते हैं और फीटस को भी भ्रूण, दोनों उसमें दोनों भ्रूण ही आता है। हाँ, दोनों जीन के बारे में क्लियर है। अब ऐसा समझो, ये जो होता है ये कमजोर होता है, ये ताकतवर होता है। ये ताकतवर होता है इसीलिए अकेला काफी है, बट ये कमजोर होता है इसीलिए इसको अपनी तरह एक और चाहिए अपनी पावर को दिखाने के लिए। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है दोनों जीन? हाँ, ये दो डोमिनेंट वाले दिखते हैं ना। हाँ इसको अनदर जीन मिल जाता होगा फिर भी डोमिनेंट बन जाता होगा, तभी तो वो कर पा रहे हैं ना। हाँ, क्लियर है। हाथ तोड़वा के भी शांति नहीं आई तेरे को, तू उधर बैठ, उधर एकदम उधर। वहां पे क्यों? हाँ, उधर बैठ। मैं तो ठीक है। अरे बैठ उधर यार, बकवास करे जा रहा है तब से बहुत देर से, मैं देख रहा हूँ। एक तो लिख भी नहीं रहा कुछ, लिखा है सारा। लिखा है सारा, तो उधर बैठ। हाँ, मिटाऊं? अब बात करते हैं जीनोटाइप और फेनोटाइप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जीनोटाइप और फोनोटाइप के बारे में। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो जीनोटाइप क्या होता है? जो जीन्स की इंफॉर्मेशन देता है। और फेनोटाइप क्या होता है? वो चीज, वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बाहर से दिखते हैं। ठीक है, कि लंबा है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, ऐसे जो लक्षण होते हैं जो बाहर से दिखते हैं उनको बोलते हैं फेनोटाइप। ठीक है, और जो अंदर होते हैं, ठीक है, जो जीन्स क्या होते हैं अंदर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो देखो क्या बोल रहा है, जीनोटाइप इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो कभी कभी एक नंबर में इसकी डेफिनेशन में पूछी जा सकती है कि जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप क्या होता? हाँ, जीनोटाइप लिखिए। ये बस ऐसे ही है, दो टाइप के। अभी इनका काम क्या होगा, जब मैं F1 और F2 बनाऊंगा ना तो वहां पे जीनोटाइप आएगा और क्या आएगा? वो फोनोटाइप होता है। हाँ, F1 F2 वाला अभी बताऊंगा, उसमें आऊंगा ना। तो जीनोटाइप क्या होता है? जो जीन्स की इंफॉर्मेशन है, ये अलग से है, ये किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है? जो जीन्स के बारे में बताए। जीनोटाइप क्या होते हैं? जो जीन्स के बारे में बताए। ठीक है, जीनोटाइप का सिर्फ नहीं है। अभी लिखवा रहा हूं। जीनोटाइप is the description of genes, ठीक है, of gene is genes in an organism। हाँ, तो जीनोटाइप क्या होता है? जो जीन्स के बारे में होता है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, एक जीव के अंदर के जीन्स के बारे में बताए। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। इसको हिंदी में भी कहा जीनोटाइप, ऐसे लिखते हैं जीनोटाइप। ठीक है, और एक है फेनोटाइप। क्या है? फेनोटाइप। जैसे ये क्या बताता है कि कौन सा ये जो टी और स्मॉल टी लिखते हैं ना, कैपिटल और स्मॉल टी, वो किसमें आएगा? जीनोटाइप। वो बताएगा ना किसमें टॉलनेस वाला क्या है? जीन है। इसमें शॉर्टनेस वाला जीन है। ठीक है, बट अगर एक मिनट, हाँ क्या? स्मॉल ड्रॉफनेस के लिए होता है, बिग कैपिटल टी होते हैं टॉलनेस के लिए। तो देखो, जब ये ड्रॉफनेस और जो टॉलनेस है, ये वाले जीन्स जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, वो जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, और जब हमें बाहर देखने को मिलता है कि ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये काला, ये पीला दिख रहा है, ये हरा दिख रहा है,
ठीक है, वो क्या होता है? फेनोटाइप। ये क्या होता है? वही तो जीन होता है, लंबा है बाहर से तो वो ये अंदर वाली की इंफॉर्मेशन देख, अंदर कोई और जीन हो सकता है, बाहर फेनोटाइप कुछ और दिख सकता है। आफ्टर क्रॉस ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के बाद कुछ और दिख सकता है ना, तो फेनोटाइप इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो फेनोटाइप क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, ठीक है, which is visible, ठीक है, in an organism, ठीक है, in an organism is called phenotype, it's phenotype। ठीक है, एक जीव के दिखने वाले लक्षणों को फिनोटाइप बोला जाता है। क्या आता है? ये आउटसाइड है क्या? दिखने वाले, हाँ, बाहर दिखने वाले, बस ये ले लो, फिनोटाइप। फिनोटाइप, ठीक है, क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। फिनो, ये फ होगा भाई, फ, फिनोटाइप। हाँ, क्या हुआ? क्या? Which is visible in an organism, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के दिखने वाले लक्षणों को क्या बोला जाता है? फिनोटाइप को या फेनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि वो इनविजिबल होता है, वो अंदर होता है, ठीक है, ये बाहर से दिखते हैं, वो अंदर क्या होते हैं, ये बाहर क्या होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है बता रहे अभी बता रहा हूँ। लिख लो जल्दी से उसको। लिख लिया एग्जांपल देने के लिए क्या एग्जाम्पल? जैसे किसी प्लांट के अंदर टॉलनेस है, ठीक है, उसका ये जीन है टॉलनेस, बट वो हमें दिख नहीं रहा, वो क्या उसके अंदर है ना, ठीक है। जब हम उसको ब्रीड करवाएंगे किसी और प्लांट के साथ, या उसको बाहर से देखेंगे, जब बाहर से हमें जो उसका लक्षण दिख रहा है कि उसके अंदर क्या है, टॉल है, ठीक है, वो तो बाहर से दिख रहा है, तो फिनोटाइप हो गया। बट उसके अंदर हमने जब चेक किया तो हमें क्या मिला? जीन मिला। उसके अंदर कौन सा जीन था? टॉल वाला। तो जब जो जीन अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। और जो उस जीन की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक उस प्लांट के अंदर दिख रही है, लंबा छोटा, वो क्या है? फिनोटाइप। हाँ, तो उसके अंदर भी तो ऐसा हो सकता है। देखो, जो छोटा होता है उसके अंदर भी तो जीन्स हो सकते हैं, बड़े वाले भी, बट डोमिनेंट कौन से है? छोटे वाले, इसीलिए वो क्या है? छोटा है। हाँ, उसने भी तो बड़ा बनाया, उसके ऊपर बड़े हो सकते हैं। हाँ, डोमिनेट तो बड़ा बनाया बिल्कुल, अगर डोमिनेंट जीन हो गया तो। हाँ, दोबारा क्या ये? हाँ, डोमिनेट जीन तो बड़ा है ना, हमेशा थोड़ी ना होता है। डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जिसके लक्षण हमें बाहर दिखते हैं, ठीक है। मैं ये, हाँ, एक मिनट चुप, उसको समझ में नहीं आया वो बता रहा हूँ। हाँ, तो जीनोटाइप क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कुछ जीन्स होंगे, ठीक है, कैसे भी जीन्स हो सकते हैं, उनके बारे में जो बता रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। अब ऑर्गेनिज्म को देख के जो उसके कैरेक्टरिस्टिक पता चल रहे हैं, हाँ, कि वो लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, उसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। आगे बात समझ में? जैसे कि कोई शॉर्ट है तो उसका वो शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर दिख रही हैं, तो उसके अंदर जो जीन होगा वो तो शॉर्ट ही होगा, तो क्या वो विजुअल क्या है, पता तो चल ही रहा है कि शॉर्ट। ऐसे उसके अंदर टॉल वाले भी तो हो सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि टॉल वाला डोमिनेंट ना हो, शॉर्ट वाला डोमिनेंट हो उसके अंदर, हो सकता है। टॉल वाला दबा नहीं सकता भैया। क्यों? दोनों बराबर हुए तो उसने वो कर दिया तो, हाँ, तो
फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवाते टाइम हो गया तो तो अब थोड़ा F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के बारे में समझो, ठीक है। F1 जनरेशन क्या होती है और F2 जनरेशन क्या होती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, F1 जनरेशन वो होती है जब पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से जो बच्चा हुआ वो क्या हुआ, F1 जनरेशन। और उस बच्चे के जब बच्चे होंगे वो क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन। हाँ, पेरेंट्स 0 जनरेशन, हाँ F0, ठीक है। फिर उनको जब ब्रीड करवाया तो हमें बच्चा मिला, वो F1 जनरेशन। जब बच्चों को हम ब्रीड करवाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन, ठीक है। मतलब देखो ऐसे समझो, हाँ ऐसे समझो, जो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, हाँ भाई सुन ले, जो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो F1 जनरेशन, और उनके बच्चों के जो बच्चे हैं वो F2 जनरेशन। क्लियर है? हाँ, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के जो बच्चे हैं, ठीक है, फिर उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो। फॉर एग्जाम्पल, और अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, हाँ जगदीप है, जगदीप के मम्मी पापा, तो जगदीप उनकी क्या हुई, फर्स्ट जनरेशन। अब जगदीप के जो बच्चे होंगे वो क्या देंगे, F2 जनरेशन। तो जगदीप की वाइफ, एक मिनट सुनो, ठीक है, जो जगदीप की वाइफ होगी वो भी तो किसी की F1 जनरेशन होगी। तो जब F1 को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ तो वही ना, वही। चलो, हाँ, तो ये जो F1 F2 जनरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, जॉर्ज मंडल, ठीक है। क्या है, जॉर्ज मंडल, ठीक है, जॉर्ज मंडल। अरे नहीं, मेंडल है, मेंडल है, मंडल नहीं है, मेंडल है। मैं कल बोल भी रहा था मेंडल पढ़ेंगे उसको, तुम ही बोल रहे थे मंडल। हाँ, तो लिख लो इन भाई साहब के बारे में थोड़ा सा। हाँ, इतनी बड़ी तुम्हारी बुक में हेरिडिटी का चैप्टर ऐड करवाने का श्रेय। हाँ देखो, हिंदी में इसका नाम देखो। ओए तेरे को बड़ी प्रॉब्लम, तेरे को सचिन से ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। जब देखता हूँ तभी आगे बात करता मिलता, नहीं तो पीछे बात करता मिलता है तू मेरे को। तो क्यों बोल रहे तू, मत बोलना, सबसे अच्छा मत बोल। और उसको भी समझ नहीं है, बेवकूफ बोलता रहता है। तुम जॉर्ज पढ़ रहे थे भाई, ये क्या है, हिंदी में क्या लिखा है? जॉर्ज मंडल, गीगोर लिखा है वो। मेंडल है भाई, वो अंकी बिंदी है। हाँ यार, तुम ये बीच वाले 2 लाइन में बहुत चिल्ला रहे हो। लिखिए। हाँ, ओए अब शांत हो जाओ। Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of, मैं इसके बारे में लिखवा रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, जरूरी है ना, क्या बताया इसने, इसके बारे में जानना। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस which involve the transfer of
कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यही था कि इसलिए इवोल्यूशन भी वही था। इवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन तो किसी और ने दिया किसने क्या था, नाम से बता दो। इवोल्यूशन यार वो क्या नाम था उसका, बहुत फेमस साइंटिस्ट था पुराने जमाने का। हाँ क्या नाम था? मैं बताता हूँ इवोल्यूशन। ये बोल रहा है फादर सेल का टेस्ट कर रहा है। नहीं, हाँ ये था डार्विन, डार्विन बोल रहा चार्ल्स डार्विन। क्या? ये यूएसए का साइंटिस्ट है। और ये कहाँ का है? ये पाकिस्तान का। हाँ अब पूछ के आता हूँ मैं उससे। तो चला गया ऊपर। ये पेरेंट्स से बनाना पड़ेगा। हाँ क्या पैटर्न्स लिखा क्या? ऊपर की बात कर रही है, नीचे की बात हो रही है। ये पैटर्न है। हाँ भाई अब लिखो ये। अब ये दोनों लड़कियां चिल्लाने लगी, सब चुप हो गए। तो सही में तुम्हारी क्लास में ना बीमारी है ना चुप रहने की। जब सब शांत हो गए तब तुम चिल्ला रहे हो। तो भाई ये वो थे जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हमारी ये स्टडी दी, जिससे हमें ये पता चला कि किस तरीके से पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में एक सिस्टमेटिक स्टडी दी। ठीक है, अब इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया था। ठीक है, वो अभी उन दो चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे। उससे पहले कोई बात नहीं, सैटरडे को खत्म करूंगा। हाँ अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने बुक में क्या है, तुमने बुक में पढ़ा कि मेंडल था, इसने सिर्फ पी प्लांट्स को चूज करा। ठीक है, किसको चूज करा? पी प्लांट्स को। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है पेपर में बनता है क्वेश्चन कि इसने सिर्फ पी प्लांट्स को ही क्यों करा। बहुत सारे कैरेक्टर्स वो ठीक है, ठीक है। अब सही हुआ। हाँ तो देखो एक बात समझो, जो हाँ तो भाई जो मेंडल था उसने से पी प्लांट को इसलिए चूज करा क्योंकि पी प्लांट्स के जो वेरिएशन थे ना वो एकदम क्लियर कट डेफिनेशन थी। या तो कुछ छोटे होंगे या तो कुछ बड़े होंगे, या तो जो मटर होंगे वो रिंकल्ड मतलब सिकुड़े हुए होंगे और हरे कलर के होंगे, या तो स्ट्रेट और येलो कलर के होंगे। तो ये जो डिफरेंसेस थे, जो ये क्लियर कट डिफरेंसेस थे, इनकी वजह से उसने किसको चूज करा? पी प्लांट्स को चूज किया। बात समझ में आ गई? हाँ अभी लिखवा रहा हूँ। हाँ इंपॉर्टेंट नोट डाल के इसको लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है तो इसलिए लिखवा दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट नोट डाल के इसको लिखो। मेंडल चोज पी प्लांट्स
ठीक है, फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस because P plants नहीं, यही लिखे बुक में, had a number of clear cut differences which were easy to tell, which were easy to tell apart. तो हिंदी में लिखिए, मेंडल ने लिखो, मेंडल ने मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे विभिन्नताएं थी जो हम साफ देख सकते थे, इजी टू टेल अपार्ट, बता सकते थे या देख सकते थे। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, तो इन डिफरेंसेस की वजह से क्या करा उसने, किसको चूज करा, पी प्लांट को चूज करा। ठीक है, तो बाकी का जो अब है बच गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसमें हमें पढ़ना है हाइब्रिड के बारे में, डाई हाइब्रिड के बारे में। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है कि जो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था यार, और एक उसने क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस दिया था, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो हमें टेबल बनानी है वो बना के देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं।